नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का नेचर्स वे टू कनेक्ट में स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हेमंत ऋतु के बारे में। अब हम बात करेंगे शिशिर ऋतु के बारे में, जो है हमारा मिड जनवरी से मिड मार्च तक का समय। ये सामान्यतः हेमंत की तरह ही होती है। ये दोनों ऋतुओं में सर्दी अधिक होती है, इसलिए शिशिर ऋतु में भी हमें हेमंत की तरह ही विधियों का पालन करना चाहिए। गर्म जगह पर रहना चाहिए, गर्म घर में रहना चाहिए। और शिशिर ऋतु में हमें क्या नहीं लेना चाहिए, वह है हल्के और ठंडे अन्नपान। कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला, इन रस वाले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगली ऋतु आती है हमारी वसंत ऋतु, जो है हमारा मिड मार्च से लेके मिड मई तक का समय। हेमंत ऋतु में जो भी कफ जमा हो जाता है वह वसंत ऋतु के आने पर सूर्य के ताप से पिघल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण जठराग्नि को मंद कर देता है और बहुत से प्रकार के ज्वर यानी बुखार आदि रोगों को उत्पन्न करता है। और आपने यह महसूस भी किया होगा कि अभी अभी जो वसंत ऋतु गई है हमारी, उसमें लोगों को अत्यधिक बुखार या कफ से रिलेटेड जो रोग हैं, खांसी जुकाम आदि अधिक हुए हैं। इसलिए हमें वसंत ऋतु में हमेशा कफ को शरीर से निकालने के लिए उपाय करने चाहिए। जो सबसे अच्छा उसमें है पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य आदि। वमन मतलब वॉमिटिंग, विरेचन मतलब परगेशन यानी लूज स्टूल्स, वस्ति यानी अनीमा और नस्य यानी नाक से औषधियों को डालना। इसमें अब क्या हमें नहीं लेना चाहिए, वसंत ऋतु में हमें ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए जो पचने में भारी हों या खट्टे हों, चिकने हों या मधुर हों। और हमें दिन में सोना भी नहीं चाहिए। अब करते हैं आहार विहार की बात। वसंत ऋतु में हमें व्यायाम, उबटन लगाना, धूमपान, कवल धारण यानी तेल का कुल्ला, अंजन यानी आँख में काजल लगाना, ये चीज़ें करनी चाहिए। गुनगुने पानी से हाथ पैर धोने तथा स्नान करना चाहिए। चंदन या फिर अगर का हमें लेप लगाना चाहिए। खाने में जौ और गेहूं से बने पदार्थ का सेवन करना चाहिए। मधु से निर्मित मद्य का पान करना चाहिए। वसंत ऋतु में हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर हो जाती है, उस पर पुष्प बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसे स्थानों में हमें घूमना चाहिए। अगली ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु। यह होता है हमारा मिड मई से मिड जुलाई का समय, जो अभी चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य का ताप बहुत तेज हो जाता है तो उससे वातावरण में और मनुष्य शरीर में दोनों में रुक्षता यानी ड्राइनेस आ जाती है। इसलिए हमें ग्रीष्म ऋतु में हमेशा ही मधुर यानी मीठा, ठंडे द्रव्य और चिकने जो पदार्थ होते हैं यानी स्निग्ध पदार्थ, उनको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडे पानी के साथ चीनी और घी मिलाकर सत्तू लेना चाहिए। सत्तू जौ, चना, अरहर, मटर, मक्का आदि से बनाया जाता है। इनमें से किसी दो को भी मिलाकर बना सकते हैं या फिर इन सभी को मिलाकर बनाया जा सकता है। यह ठंडा होता है, जो हमारी ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत लाभकारी होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम आदि होते हैं, जो बहुत सारे रोगों में लाभदायक होता है। घी, दूध, पुराना शाली चावल आदि का सेवन हमें करते रहना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में। अब बात करेंगे अपथ्य की, यानी ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या नहीं लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हमें मद्य नहीं लेना चाहिए, या तो उसे छोड़ दें। यदि लेना भी है तो बिल्कुल ही कम मात्रा में लें, और लें भी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जल मिला लें। ग्रीष्म में नमकीन, खट्टे पदार्थ, गर्म भोजन और व्यायाम हमें छोड़ देना चाहिए। अब करते हैं विहार की बात। ग्रीष्म ऋतु में दिन में ठंडे कमरे में सोना चाहिए और रात में चांदनी के स्पर्श से जो स्थान ठंडा हो गया है, ऐसे स्थान में सोएं। गले में मोती की माला पहननी चाहिए। ठंडे वन उपवन में घूमना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम वर्षा ऋतु की, जो हमारा मिड जुलाई से मिड सितंबर का समय होता है। वर्षा ऋतु में पानी बरसने से सूर्य का ताप कम हो जाता है और ताप कम होने से मनुष्य शरीर की अग्नि भी कम हो जाती है। तब वात आदि दोष हमारे प्रकोपित हो जाते हैं। वैसे तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं वात का कर्म होता है गति करना, तो वह अत्यधिक प्रकोपित होकर अपनी गति के कारण कफ और पित्त में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके उनको प्रकोपित कर देता है। अब हम बात करेंगे वर्षा ऋतु में हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में भोजन
या पेय पदार्थों में थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। और क्योंकि जठराग्नि कम हो जाती है तो उसको सम रखने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए हमें पुराने जौ और गेहूं का आटा, चावल का भात, यूश का मतलब होता है जो एकदम पतली पतली दाल हम बनाते हैं, वो हमें लेना चाहिए। उसमें जीरा, हींग, लहसुन आदि मिलाना चाहिए। ऋतु में हमें कभी भी नदियों का जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय में नदियों का जल अत्यंत ही दूषित हो जाता है। इसकी जगह हम डायरेक्ट वर्षा का जल या फिर कुएं का जल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शरद ऋतु की, जो कि हमारा मिड सितंबर से मिड नवंबर का समय होता है। वर्षा ऋतु में जब मनुष्य का शरीर ठंडे वातावरण के हिसाब से ढल रहा होता है, तो उसके तुरंत बाद शरद ऋतु आने पर तेज धूप के कारण जो वर्षा ऋतु में जमा हुआ हमारा पित्त है, वो शरद ऋतु में आकर प्रकोपित हो जाता है। अब करेंगे आहार की बात। क्योंकि पित्त बढ़ जाता है इस ऋतु में, तो हमें पित्त को शांत करने वाले अन्न का सेवन करना चाहिए। अच्छी तरह भूख लगने पर मधुर यानी मीठा, लघु यानी हल्का, शीतवीर्य यानी जिनकी तासीर ठंडी होती है, तिक्त रस यानी कड़वा, ऐसा हमें भोजन लेना चाहिए। अन्न में हमें जौ, गेहूँ, अगहनी चावल का प्रयोग करना चाहिए। तिक्त यानी जो कड़वा घृत होता है, जो मेडिकेटेड घृत होता है, उसका पान करना चाहिए। विरेचन यानी पर्गेशन और रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूषित रक्त को निकाला जाता है। अब हमें शरद ऋतु में करना चाहिए। अब करेंगे अपथ्य की बात, यानी क्या नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में क्योंकि सूर्य का ताप अधिक होता है, तो हमें धूप में नहीं बैठना चाहिए। दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। जो पुरवैया हमारी हवा है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमने समस्त ऋतुओं के बारे में आपको बता दिया कि किस ऋतु में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का विहार करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए या क्या क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, हमने इसका वर्णन किया है। कोई मनुष्य इन सभी चीज़ों का पालन करता है, बहुत सी बीमारियों और शारीरिक कष्टों से बच सकता है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है, जिससे उसके बल और बल की वृद्धि होगी। धन्यवाद।